मांडर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की शिल्पी तिर्की ने भरा नामांकन का पर्चा। मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रभारी रहे मौजूद भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रत्याशी के नाम की हुई चर्चा। नीति आयोग की टीम ने पाकुड़ में चल रहे केंद्र प्रायोजित योजनाओं का किया निरीक्षण। लाभुकों से किया संवाद, स्कूल और अस्पताल का भी निरीक्षण। अवैध माइनिंग के खिलाफ पाकुड़ के बाल पहाड़ी में छापा। डीएमओ ने कई क्रशर मशीनों को किया सील। दर्जनों पत्थर खदान पर नियमों की अनदेखी का आरोप। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए झारखंड की बालक और बालिका कुश्ती टीम पंचकुला के लिए रवाना। 4 जून से 13 जून तक पंचकुला में होगा खेल का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के कई विधायक और नेता मौजूद थे। पूर्व विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर यह उपचुनाव कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांडर विधानसभा उपचुनाव में यूपीए के साझा उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की की जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने कई उपचुनाव और उसके परिणाम देखे हैं। इस चुनाव में उनकी जीत निश्चित है। आगे और कितना देखेंगे, इन सब चीजों के लिए हम सब लोग तैयार हैं। और आज विधिवत रूप से मांडर प्रत्याशी उधर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मांडर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संभावित उम्मीदवार का नाम तय कर स्वीकृति के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। राजधानी रांची में 5 जून को प्रस्तावित भाजपा की आदिवासी महारैली की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। भाजपा नेताओं ने आज मोरहाबादी मैदान में रैली की तैयारी का जायजा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो गए हैं। गांधीनगर में भाजपा मुख्यालय में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि वह अब राष्ट्रहित और प्रदेश हित के साथ अपने राजनीतिक सफर की नई शुरुआत करेंगे। बोकारो जिले के नावाडी, चंद्रपुरा और चास प्रखंडों में तीसरे और चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना का कार्य पूरा हो गया है। विजेता प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। जिला में नावाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनकारी प्रखंड के सभी 4 पदों के लिए मतगणना का कार्य 31 तारीख से शुरू किया गया, जिसका समापन का दिन है। चंदनकारी में प्रक्रिया पूरी हो गई है। बोकारो जिले के चंदन क्यारी के जिला परिषद सदस्य पद की उम्मीदवार श्रीमती अलोका विजयी घोषित की गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अष्टमी बाला देवी को 5329 मतों से पराजित किया। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3712 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2584 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 3712 मामले दर्ज किए गए कोविड के। वहीं पिछले 24 घंटों में 2584 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.67% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.84% रिकॉर्ड किया गया। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1 अरब
93 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कल से देशव्यापी हर घर दस्तक अभियान चल रहा है। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों से टीके की जानकारी ले रहे हैं। जिन लोगों ने टीके नहीं लगवाए हैं उन्हें टीके लगाए जा रहे हैं। 0 अभियान कल से शुरू हो चुका है। ये अभियान 2 महीने तक चलेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 193 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बीते दिन 12,44,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। हर घर दस्तक 2.0 के दूसरे दिन स्वास्थ्यकर्मी लोगों के घर घर जा रही हैं। कोई अभी भी कोविड टीकाकरण से वंचित तो नहीं रह गया है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर पता लगा रहे हैं। यही नहीं, 60 साल से अधिक उम्र के वो लोग जिनको प्रिकॉशन डोज अभी लगा है या नहीं, इसका भी पता लगा रही हैं। हर घर दस्तक 2.0 के तहत आप देख रहे हैं कि जो आशा कार्यकर्ता है घर घर जा रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं कि आपको पहली डोज लगी है कि नहीं, दूसरी डोज लगी है कि नहीं, या फिर जो प्रिकॉशन डोज है वो लगी है कि नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त हर घर दस्तक अभियान के तहत आशा वर्कर घर घर जाकर के लोगों से पूछ रही हैं और उनका रजिस्टर में नाम दर्ज कर रही हैं। लोगों का नाम, एड्रेस, उनका फोन नंबर और उनको कौन सी डोज लगी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तीनों डोज को पूछ के फिर वो कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, दोनों का पता करके फिर उसमें लिखते हैं। जिनको सेकंड डोज लगी है उनको थर्ड डोज के लिए बुलाते हैं, बूस्टर डोज के लिए, और जिनको फर्स्ट लगी है उनको सेकंड डोज के लिए। ऐसे लोग जो टीकाकरण साइट पर नहीं जा सकते, उनको घर में ही जाकर आशा कार्यकर्ता कोविड का वैक्सीन लगा रही हैं। मेरे सेकंड डोज लगी है। आशा कार्यकर्ता मेरे घर आके लगा के गए हैं। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी हर घर दस्तक 2.0 अभियान के तहत कोविड का वैक्सीन लगवा रहे हैं। मेरी ये सेकंड डोज है। मैंने फर्स्ट डोज ले ली थी, या सेकंड डोज है, और इसलिए कि कोरोना से बचाव हो सके हमारे लिए। मुझे फर्स्ट डोज लग चुकी है, मेरे को स्कूल में लगी थी, और सेकंड डोज में लगवाने आई हूँ, और आप सबको भी लगवानी चाहिए। कोरोना से बचाव करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने और कोई भी टीका लगवाने से वंचित न रह जाए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 2 महीने का हर घर दस्तक 2.0 अभियान चला रहा है। ये अभियान 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत वृद्धाश्रम, जेलों में और ईंट भट्ठों पर काम करने वाले लोगों के साथ साथ स्कूलों में भी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। जामतारा में भी कोरोना रोधी टीका लगाने को लेकर हर घर दस्तक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर छूटे हुए व्यक्ति का टीकाकरण किया जा रहा है। जामतारा में हर घर दस्तक अभियान 2.0 के तहत घर घर जाकर लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग का पूरा महकमा इस काम में लगा है ताकि छूटे हुए व्यक्ति का टीकाकरण किया जा सके। घर घर दस्तक टीका अभियान 1 जून से शुरू हो गया है, जो 31 जुलाई तक चलेगा, और ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ही सराहनीय योजना है। बाकी सभी देशों से आगे बढ़कर जो है सफलतापूर्वक टीका का जो है निर्माण और ये में जो है जिस तरह का योगदान उन्होंने दिया, और ये प्रोग्राम को यदि हम लोग सफल कर पाए तो निश्चित रूप से हम लोग कोविड से मुक्त हो पाएंगे। हर घर दस्तक टीका अभियान कल से शुरू हो चुका है, 1 जून से शुरू हो चुका है। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास है कि हर व्यक्ति को टीका लगे। देश में अब तक 193 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीका लेने के बाद लोग केंद्र सरकार के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। मैंने कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है, इससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले लेना चाहिए। कोरोना वायरस के दोनों डोज ले लिए हैं और इससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। कोरोना वायरस के दोनों डोज सबको ले लेना चाहिए। कोरोना वैक्सीन का दोनों टीका ले चुका हूँ, और प्रधानमंत्री की हर घर दस्तक योजना से सभी को कोरोना टीका लग सकेगा, और प्रधानमंत्री का यह प्रयास सराहनीय है। जामतारा में यह कोशिश हो रही है कि यहाँ 100% लोगों का टीकाकरण इस अभियान के जरिए कर लिया जाए।
जामतारा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राजधानी रांची में 4 से 5 जून तक एंडोस्कोपी की नई तकनीक पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में देश भर के जाने माने चिकित्सक हिस्सा लेंगे। इसमें एंडोस्कोपी की नई तकनीक का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी चंचल कुमार की अगुवाई में एक टीम ने पाकुड़ जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, समाहरणालय स्थित दीदी कैफे, सदर अस्पताल और मोहनपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में छात्राओं एवं कर्मियों से संवाद किया। श्री कुमार ने कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं के बीच खेल सामग्रियों और लैपटॉप का वितरण भी किया। पाकुड़ जिले में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शाह के नेतृत्व में आज मालपहाड़ी पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध क्रैशरों को सील किया गया। जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि जिन कारोबारियों को अवैध रूप से पत्थरों का उत्खनन, प्रेषण एवं भंडारण के मामले में दोषी पाया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची स्थित मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मानसून से पहले देश भर में बाढ़ से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह मौजूद थे। की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और इस मुद्दे से संबंधित अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ भाग लिया। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से। जी रजनीश, सबसे पहले यही बात कि जिस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करने जा रहे हैं, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? क्योंकि जब भी बाढ़ के निगरानी और इसके प्रबंधन की बात होती है तो सभी एजेंसियों का समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल ममता, जो आज बैठक हो रही है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और अध्यक्षता कर रहे हैं कि उसके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री वो भी है और साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ में तमाम अधिकारी हैं उस विभाग से जुड़े हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 जून को देवघर जाएंगे। वे कमलकांत नरेनो स्टेडियम में आयोजित रोजगार सृजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज एसडीओ एवं नगर आयुक्त के साथ स्टेडियम का दौरा कर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। प्राप्त सूचना अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो स्कीम जो है उसका विशेष कार्यक्रम यहाँ देवघर जिला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हमको सूचना मिली है। इसी का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ केकेएन स्टेडियम में बहुत सारे जितने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन जिनको लाभ मिला है और जो आकांक्षी है। देवघर पुलिस ने जनता के बीच बेहतर तालमेल एवं समन्वय स्थापित करने के लिए सभी थानों में हेलो पुलिस की शुरुआत की है। इसके तहत थानों के बाहर हेलो पुलिस का बोर्ड लगाया गया है। अपनी समस्या को लेकर थाने में आने वाले लोगों को 7 दिनों के भीतर उसके निष्पादन की दिशा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। इस कार्य के लिए ईमेल की सुविधा भी बहाल की गई है। इनिशिएटिव है जिसको पहले भी किया गया है झारखंड पुलिस में इसका प्रयोग। मैंने कार्तिक सर को इसका प्रयोग करते हुए देखा था बोकारो में जब मैं एएसपी था। और इसमें सुविधा ये है कि थाने में कोई भी आदमी आता है उसको कंप्यूटरीकृत पावती पत्र दिया जाता है और जैसे ही वो अपलोड होता है कंप्यूटर में वो एसपी ऑफिस में दिखने लगता है।
उसका फ़ोन नंबर भी एसपी ऑफिस में दिखने लगता है। तो व्यवस्था हम लोगों ने ये की है कि 7 दिन के बाद प्रत्येक आवेदक को फ़ोन जाएगा एसपी ऑफिस से, जहाँ पे उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उसमें 2 सवाल महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला ये थाने में आवेदक के साथ व्यवहार, दूसरा उसके द्वारा की गई शिकायत पर थाने के द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया। इस प्रणाली को सक्सेसफुल बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि आवेदक जो भी कंप्लेंट दें और उनकी कंप्लेंट पे जो एक्सपेक्टेड कार्रवाई है वो उतनी ही एक्सपेक्टेशन उनको रखनी चाहिए जितना पुलिस के कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज़मीन के मामलों में थाने में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने के लिए झारखंड की बालक एवं बालिका कुश्ती टीम आज रवाना हो गई। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह एवं खेल निदेशक जिसान कमर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार योगासन को भी शामिल किया गया है। इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए झारखंड की 2 छात्राओं श्रेया भट्टाचार्य और नायसा सरकार को चयनित किया गया है, जिन्हें आज टाटा नगर रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन पहुंचा है टाटा नगर रेलवे स्टेशन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पूरे झारखंड से जमशेदपुर की 2 बच्चियां श्रेया भट्टाचार्य और नायसा सरकार योगासन के क्षेत्र में, जो हम सभी को मालूम होना चाहिए कि भारतीय खेल में योगा को भी अब से सम्मिलित किया गया है। उनके रवानगी हेतु प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन आज टाटा नगर रेलवे स्टेशन में उनके भव्य स्वागत के साथ और उनके पूरे रास्ते भर जो भी पानी से लेकर स्नैक्स से लेकर और रुपया सहयोग राशि। झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा चांडिल में आयोजित जूनियर एवं सीनियर रग्बी चैंपियनशिप में खूंटी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खूंटी की महिला एवं पुरुष टीम ने फाइनल में पश्चिमी सिंहभूम की दोनों टीमों को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया, जबकि अंडर 18 के बालक वर्ग में रांची तथा बालिका वर्ग में सरायकेला की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर लोहरदगा की फुटबॉल खिलाड़ी पूनम लकड़ा का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पूनम अंडर 17 झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। लोहरदगा जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद धीरज साहू, मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस उपलब्धि के लिए पूनम को बधाई दी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी के उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को खनिजों के अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चांडिल प्रखंड के घोड़ालिंग गांव के हरा केरवर्त को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया है। राशन कार्ड में हरा केरवर्त सहित परिवार के 4 सदस्यों का नाम जोड़ा गया है। सिमडेगा जिले में तीसरे एवं चौथे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी कर ली गई है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी विजेता उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। गुमला जिले के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने एक अभियान चलाकर कई महीनों से खराब पड़े 24 नलकूपों की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल कर दी है। विभाग की इस पहल से ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। गुमला के उपायुक्त ने सीलम स्थित कल्याण गुरुकुल का निरीक्षण कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल परिसर में शेड निर्माण कराने, 30 सोलर लाइट लगवाने तथा पीसीसी पथ एवं 4 दीवारी का निर्माण कराने का निर्देश दिया। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बोकया कला गांव में कल देर रात पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। गांव में एक गुट द्वारा विजय जुलूस निकाला गया था। मारपीट के दौरान 4 पहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। हजारीबाग के चौपारण के पास आज एक सड़क दुर्घटना में कार में सवार एक परिवार के 4 सदस्य बाल बाल बच गए। यह घटना सुबह 9 बजे दनुआ घाटी की है।
कार सवार पति पत्नी 2 बच्चों के साथ वैगन आर कार से रांची से बिहार के मुजफ्फरपुर जा रहे थे। जमशेदपुर के सोनारी स्थित नर्स क्वार्टर में एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका पाया गया है। मृत व्यक्ति की पहचान मनोज सिंह के रूप में की गई है। मनोज इस घर में परिवार के साथ रहता था। पत्नी और बच्चे काम पर गए थे। राजधानी रांची के रातू रोड इलाके में पिछले दिनों जमीन कारोबारी कमल भूषण की हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अपराधी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आजादी का सफर के आज की कड़ी में स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जानिए। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी डुग्गीराला गोपाल कृष्णैया का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जून 1889 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उन्हें आंध्र रत्न के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्णैया कवि, गीतकार, दार्शनिक, गायक और अहिंसक विचारधारा के साथ असाधारण क्रांतिकारी भी थे। गोपाल कृष्णैया ने अपने दोस्त नादिमपल्ली नरसिम्हा राव की वित्तीय सहायता से एडिनबरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वो 1917 में भारत लौटे और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में नेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगे। गोपाल कृष्णैया एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए और 1919 में वो अध्यापक की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में आ गए। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के बाद वे असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गोपाल कृष्णैया ने स्वराज के लिए कार्य करने के लिए कामगारों का काडर बनाया, जिसे रामा डांडू यानी राम की सेना कहा गया। 1921 में रामा डांडू ने विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। गोपाल कृष्णैया को असहयोग आंदोलन के समय चिराला में कर विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। जनवरी 1921 में जब चिराला के निवासियों ने कर का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया तो अंग्रेजों ने गिरफ्तारी और मुकदमे चलाकर और अनेक प्रदर्शनकारियों को जेल की सजा सुनाकर आंदोलन को कुचल दिया। महात्मा गांधी के परामर्श पर गोपाल कृष्णैया ने चिराला के निवासियों का कस्बे से बाहर जाने और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बनाने के अभियान का नेतृत्व किया। कस्बे की कुल 15,000 में से 13,000 जनसंख्या ने उनका साथ दिया और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बसा ली। वहां सभी जातियों के सदस्यों की सभा गठित की गई और मध्यस्थता के लिए न्यायालय बनाया गया। गोपाल कृष्णैया को पकड़ लिया गया और साहसिक नेतृत्व के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1925 में स्वराज्य पार्टी बनाई तो गोपाल कृष्णैया भी उसमें शामिल हो गए। गोपाल कृष्णैया संस्कृत, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण थे। वे असाधारण लेखक थे और ओजस्वी वक्ता भी थे। उन्होंने आंध्र विद्यापीठ गोष्ठी की स्थापना की। इंग्लैंड में प्रवास के समय गोपाल कृष्णैया ने नंदी केसवर के अभिनय दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो द मिरर ऑफ जेस्चर के नाम से प्रकाशित हुआ। 10 जून 1928 को 39 बरस की उम्र में गोपाल कृष्णैया का निधन हो गया। आज हम वीर बीकू को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आरंभ में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सैनिक थे, लेकिन बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिल गए। उन्होंने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों की अवज्ञा करने और विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कंपनी की सेना के साथ मुठभेड़ में बीकू को पकड़ लिया गया। उन पर ब्रिटिश शासन से बगावत करने और फौज की नौकरी छोड़ने के आरोप लगाए गए। आजीवन कठोर सश्रम कारावास की सजा देकर उन्हें निर्वासित कर दिया गया। 2 जून 1858 को अंडमान द्वीप में कारावास में ही उनका निधन हो गया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू को भी याद कर रहे हैं। वे हरियाणा के बलवारी के निवासी थे। आरंभ में सिद्धू ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और सेना की नौकरी छोड़ने और ब्रिटिश शासन से बगावत करने के आरोप लगाए।
सिद्धू को मृत्यु की सजा सुनाई गई और 2 जून 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। और योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानकारी लेते हैं कुछ सरल योगासनों के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। चैन की नींद तो सब सोना चाहते हैं और इस जीवन में सब कुछ इसीलिए करते हैं कि चैन की नींद आ जाए, लेकिन जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो सो नहीं पाते। क्यों? अनिद्रा की समस्या होती है। क्यों? इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद ना आने की समस्या। आपको हम बता रहे हैं ऐसे 2 सुगम से योगाभ्यास जिनका अभ्यास आपको रात्रि में सोने से पहले करना है। अगर आप सोने से बिल्कुल पहले ऐसा करते हैं और सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन लेस हो जाते हैं, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, और ये जो हम अभ्यास बता रहे हैं, दिस शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। इसके बाद आप किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा सो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको अपनी नींद में आराम लगने लगेगा, यानी समय से नींद आने लगेगी। अपने सोने का समय निर्धारित करें और सबसे पहले बिस्तर पर ही बैठ करके, अगर आपका बहुत गुदगुदा गद्दा है तो बिस्तर के साइड में मैट बिछा करके आप करेंगे 13 बार प्रणव उच्चारण और फिर लेट करके भ्रामरी का अभ्यास। कैसे करना है 13 बार प्रणव उच्चारण? क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठना, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेना, आंख बंद, गहरा सांस लेना। अ के उच्चारण के समय पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, ओ के उच्चारण के समय सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना और म के उच्चारण के समय खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। फिर से सांस लेना, फिर से इसे दोहराना 13 बार, 13 टाइम्स इसका रिपीटिशन हम करेंगे और इन ध्वनि तरंगों के प्रभाव को अपने स्कल में, अपनी खोपड़ी में अनुभव करना। दूसरा अभ्यास, यूं तो प्राणायाम बैठ करके किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से इंसोम्निया के केस में, यानी अनिद्रा के केस में हम इसे लेट करके करते हैं। इस प्रकार से अपने बिस्तर पर लेट जाएं या बिस्तर के पास मैट बिछा करके लेट जाएं और उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लेना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, गहरा सांस लेना नासिका से ही सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना, भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करना। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। कानों को खोल देंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे और यहीं पर आप सो जाएंगे। यानी इसके बाद आपको उठना नहीं है, आप यहीं पर सो जाएंगे। ये सरल से अभ्यास कीजिए, नियमित रूप से योगाभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मांडर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की शिल्पी तिर्की ने भरा नामांकन का पर्चा। मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रधानगण मौजूद। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रत्याशी के नाम पर हुई चर्चा। नीति आयोग की टीम ने पाकुड़ में चल रहे केंद्र प्रायोजित योजनाओं का किया निरीक्षण। लाभुकों